Hello everyone and welcome to my channel Codome 3. This is the second lecture of pentose phosphate pathway जिसमें हम लोग राइबोलोज 5 फॉस्फेट तक का डिस्कशन हम लोगों ने कल कंप्लीट किया हुआ था। ये वीडियो जो है वो नॉन ऑक्सीडेटिव रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ से हम लोग राइबोलोज 5 फॉस्फेट से ही इसके आगे का डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। नाउ जो भी राइबोलोज 5 फॉस्फेट जो सिंथेसाइज हुए थे, दे वेयर द प्रिकर्सर फॉर टू टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, और उनसे दो अलग अलग तरीके के 5 कार्बन कंटेनिंग सुगर्स का सिंथेसिस होता है। तो पहला एंजाइम जो है, बहुत नाम आसान करना, बहुत याद करना बहुत आसान है, रिएक्शन क्या हो रहा होता है और सबस्ट्रेट क्या है, इसी दोनों के नाम से आपको याद करना है। तो फर्स्ट एंजाइम इज राइबोलोज 5 फॉस्फेट 3 इपीमरेज, यानी थर्ड नंबर कार्बन पे इपीमराइजेशन होता है और इसमें मॉडिफिकेशन किए जा रहे होते हैं जो कि ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट का सिंथेसिस करते हैं। ध्यान रखने वाली बात क्या है पहले से, कि पहले राइबोलोज 5 फॉस्फेट भी कीटोपेंटोज थे, कीटोनिक शुगर थे, और बाद में ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट जो बने हैं वो भी कीटोनिक शुगर ही हैं। लेकिन सेकेंड एंजाइम जो है वो राइबोलोज 5 फॉस्फेट कीटो आइसोमरेज है, कीटो आइसोमरेज, जो कीटोनिक शुगर को अल्डिहाइडिक शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं और तब ये सिंथेसाइज करते हैं राइबोज फॉस्फेट, जो कि आपके एल्डोज शुगर या एल्डोपेंटोज होते हैं, एल्डोज शुगर होते हैं 5 कार्बन वाले। तो ये दोनों एंजाइम विच आर वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ राइबोलोज 5 फॉस्फेट इन 2 मॉलिक्यूल्स, एक 5 और एक 5 कार्बन है। ये सुन के थोड़ा अजीब लगेगा कि सर एक 5 कार्बन 2 मॉलिक्यूल में कैसे कन्वर्ट होते हैं। मेरे भाई ये n नंबर आपके पास अवेलेबल है, सपोज ये 10, 12, 15, 20 नंबर अवेलेबल है। ये एक ही सिर्फ राइबोलोज 5 फॉस्फेट नहीं है जो इधर और इधर कन्वर्ट हो रहे हैं, 10 है, 5 इधर गए 5 इधर गए, इस तरह से चल रहा होता है। ये कॉमन कंफ्यूजन है जो बच्चे अंडर ग्रेजुएट लेवल पे होते हैं उनको होता है। खैर इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। चलिए सॉरी वुफिंग के लिए यहाँ तक हम लोगों ने पिछले डिस्कशन में इंक्लूड किया था, जिसमें राइबोलोज 5 फॉस्फेट का सिंथेसिस हुआ था डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस से। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट राइबोलोज 5 फॉस्फेट से राइबोज 5 फॉस्फेट लिख सकते हैं और जाइलोज 5 फॉस्फेट लिख सकते हैं। इसमें एक एनिडायोल फॉर्म जो होता है उसको अगर आप इंक्लूड नहीं भी कीजिएगा तो भी चलेगा। तो राइबोलोज 5 फॉस्फेट से राइबोज 5 फॉस्फेट और जाइलुलोज 5 फॉस्फेट का कन्वर्जन होता है, और दो एंजाइम इज राइबोज 5 फॉस्फेट कीटो आइसोमरेज जो आपके एल्डोज शुगर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और जाइलुलोज 5 फॉस्फेट जो है वो सिर्फ सीधे इपीमराइजेशन हुआ है तो वो कीटो शुगर्स के लिए होते हैं। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दीज टू स्ट्रक्चर्स। और मैंने क्या किया है कि कौन से शुगर का पार्ट कहाँ पे ट्रांसफर होता है, आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने कलर कोड डाला हुआ है ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके कि कौन से पार्ट कहाँ पे ये हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं। अब आप देखिएगा कि ये भी 5 कार्बन के हैं और ये भी 5 कार्बन के हैं। देयर इज ए स्पेशल दैट टेक्स प्लेस हियर इन राइबोज 5 फॉस्फेट, जो कि आपके 5 कार्बन और 5 कार्बन से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे आप देखिएगा कि ऊपर का जो 2 कार्बन होता है जो कीटोन ग्रुप कंटेनिंग है, उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है राइबोज 5 फॉस्फेट में, और राइबोज 5 फॉस्फेट प्लस 2 कार्बन, तो ये हो जाते हैं टोटल 7 कार्बन, और यहाँ से -2 कार्बन कीजिएगा तो ये हो जाते हैं 3 कार्बन। तो ये जो 3 कार्बन हैं ये अल्डिहाइडिक कार्बन होते हैं जो कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के फॉर्म में रिमूव हो जाते हैं। जब 5 और 2 मिलकर के 7 कार्बन जो बनाए थे वो कीटोनिक शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो स्यूडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट का सिंथेसिस करते हैं। फिर से एक बार, 5 कार्बन के ऊपर में कीटोनिक ग्रुप कंटेनिंग 2 कार्बन को ट्रांसफर किया जाता है ताकि उससे 7 कार्बन मॉलिक्यूल का एक शुगर तैयार हो, जिसको हम लोग स्यूडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट बनाते हैं। स्यूडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट के बीच में ये जो 3 कार्बन बचा था जाइलुलोज 5 फॉस्फेट, चूंकि इसके कीटोनिक ग्रुप को आप ट्रांसफर कर चुके हैं तो ये अल्डिहाइड शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के फॉर्म में दिखता है। साथ ही मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो 5 कार्बन मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हुए थे वो पीआरपीपी सिंथेस के प्रेजेंस में पीआरपीपी का सिंथेसिस करते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस और न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में फर्दर यूज हो जाते हैं। ये पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ था। अब हमारा प्राइम फोकस है इस डायरेक्शन में कि स्यूडोहेप्टुलोज जो 7 फॉस्फेट बने हुए थे
उनसे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का वापस से रिएक्शन होता है। और अभी क्या होगा इस रिएक्शन में, आप देख सकते हैं कि स्यूडोहेप्टिलोज का जो अल्डिहाइड वाला पार्ट है, येलो वाला अल्डिहाइड वाला जो पार्ट है, वो एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट का सिंथेसिस करते हैं। और यहाँ से पर्पल वाला पार्ट जो कि अल्डिहाइडिक था, इसके ऊपर में 3 कार्बन मॉलिक्यूल को ट्रांसफर किया जाता है। यानी ये 3 कार्बन थे और ये 3 कार्बन, ये दोनों मिल करके फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का सिंथेसिस करते हैं। सो दिस वाज फ्रॉम द ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड दिस वाज फ्रॉम द स्यूडोहेप्टिलेज। वहां से 3 कार्बन वाले कीटोन चले आए हुए हैं। तो आपके पास में एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल का सिंथेसिस हो चुका हुआ है। अब आपके पास बचता है एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, जिस समय आपके पास में ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट का और भी ज़्यादा सिंथेसिस हो रहा होता है, यही ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो ये आपके 5 कार्बन के हुए और यहाँ पे एरिथ्रोज 4 कार्बन के। फिर से ज़ाइलुलोज अपने कीटोनिक शुगर को एरिथ्रोज के ऊपर में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, एरिथ्रोज, ये वाला एरिथ्रोज फॉस्फेट का पार्ट है, येलो का देख सकते हैं, और ये ज़ाइलुलोज वाला जो पार्ट था वो। और अल्टीमेटली दे विल प्रिपेयर फॉर वंस अगेन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और फ्रक्टोज 5 फॉस्फेट का नीचे वाला पार्ट जो है वो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। सो व्हाट इज द आउटकम, जिसमें आप एक बार के लिए इसको फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। वीडियो को अगर आगे पीछे करके 2 बार 3 बार देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। सो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि यहाँ से आपके पास में जहाँ आपके पास राइबोज 5 फॉस्फेट का सिंथेसिस हुआ था, वहाँ से आपके पास में इंड प्रोडक्ट ऑफ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे 6 कार्बन मॉलिक्यूल फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, 6 कार्बन मॉलिक्यूल फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एंड अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का अल्टीमेटली सिंथेसिस हो रहा होता है। अब यहाँ पे एक चीज जानने वाली बात है कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का फेट क्या है। जब सेल यहां तक उसको प्रोड्यूस कर चुका है तो इसके आगे फिर क्या होगा। सो इन ऑर्डर टू, इस चीज को मैंने टेक्स्ट के ही फॉर्म में लिख दिया है, इन ऑर्डर टू ऑक्सीडाइज द ग्लूकोज completely to CO2 via the pentose phosphate pathway, there must be enzymes present in the tissue to convert glyceraldehyde 3 phosphate to the glucose 6 phosphate। यानी कि ये रिवर्सल ग्लाइकोलाइसिस का ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रहा है, जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, मैं फिर से एक बार लिख देता हूं, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल जो होते हैं वो सिंथेसाइज करेंगे फाइनली ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और ये ग्लूकोज का सिंथेसिस करे या फिर वापस से ग्लाइकोलाइसिस में इंटर करे। दिस इन्वॉल्व्स द रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेटिक एंजाइम दैट इज फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज। तो ये फिर अल्टीमेटली फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज और ग्लाइकोलाइटिक के रिवर्सल पाथवे को फॉलो करता है। जिन सेल्स में ये एंजाइम्स आपके पास अवेलेबल नहीं है, वहां पे क्या होगा, the tissue that lack this enzyme, the glyceraldehyde 3 phosphate follows the normal pathway of glycolysis, और वो फाइनली पायरुवेट बना करके एसिटाइल कोएंजाइम वाला जो है, यानी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये फिर से पायरुवेट बनाएंगे और पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम में और क्रेब साइकिल को कंटिन्यू करते हुए चले जाएंगे। सो ये 2 लेक्चर्स थे जो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से जुड़े हुए थे, और दोनों लेक्चर में मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की हुई है। इससे रिलेटेड कोई भी और डाउट हो या कोई एक ऐसा पोर्शन जो आपको लगता है कि छूट गया हो, प्लीज़ लेट मी नो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए ठीक है, सब्सक्राइब मत कीजिए, लाइक भी मत कीजिए, कम से कम शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक या स्टूडेंट्स या स्कॉलर्स तक पहुँच सके। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक पे। थैंक यू।